Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video, we will discuss about the Dulong-Pettit theory. Dulong-Pettit का जो विशिष्ट ऊष्मा के लिए जो सिद्धांत है उसको चालू करेंगे। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि विशिष्ट ऊष्मा के लिए आपके लिए तीन थ्योरी है, एक तो ड्यूलोंग-पेटिट का, एक आइंस्टाइन का, फिर डीबाई का। तो हम लोग वन बाय वन तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्यूलोंग-पेटिट का थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, जिसको विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसका मैं दोनों ही नाम लिख देता हूं, तो एग्जाम में कभी ड्यूलोंग-पेटिट बोल देता है, कभी चिरसम्मत थ्योरी बोल देता है, क्लासिकल थ्योरी। तो दोनों से ही बात करेंगे हम लोग। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत जिसको ड्यूलोंग-पेटिट का सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसको ड्यूलोंग-पेटिट का भी बोलते हैं, ड्यूलोंग-पेटिट सिद्धांत। तो एग्जाम में जो भी नाम दिया जाए आपको समझ जाना है कि आंसर एक ही होने वाला है दोनों का, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसको बोलते हैं डुलोंग-पेटिट थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? ये हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, इस भाई साहब ने क्या बोला कि आपका जो स्पेसिफिक हीट है हम लोगों को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो आपका जो सॉलिड मटेरियल होता है, इन्होंने दो चार बातें बताई हमारे को, मतलब इन्होंने कुछ बातें मानी। कोई भी हम लोग थ्योरी या फॉर्मूला या कोई भी डेरिवेशन बनाते हैं तो उससे पहले कुछ चीजें मानते हैं कि चलो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, चलो ऐसा 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 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके फॉर्मूले हैं वो इस तरीके के बनेंगे, ऐसा ही कुछ होता है। तो इन्होंने क्या क्या अजम्पशंस माने, इन्होंने अपने क्या क्या थ्योरी माने, फिर उसके बाद में फॉर्मूले बनाए। तो इन्होंने क्या क्या माना उसके बारे में बता रहा हूं मैं पहले। ये इन भाई साहब ने ये बोला कि आपके सॉलिड मटेरियल है तो ऐसे ऐसे लेटिस पॉइंट्स ऐसे, इनके ऊपर एटम्स है या जो भी है, आपके एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी होंगे हो जाएंगे। तो बट आपका जो सॉलिड मटेरियल है उसके परमाणु, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अणु जो भी है, मैं परमाणुओं की बात कर लेता हूं अभी। तो आपका जो सॉलिड मटेरियल है उसमें कोई भी परमाणु जब भी उसका टेम्परेचर रहता है तो वो वाइब्रेट करते हैं। एटम्स क्या करते हैं, अपनी माध्य अवस्था जो होती है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, दोलन गति करते हैं, इधर उधर से कंपन करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं। अब इन्होंने ये बोला कि ये जो कंपन करेंगे एटम्स, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये जब कंपन करेगा तो इसकी जो गति होगी वो फ्री होगी, इसको इन दोनों से, इधर वालों से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में खुद कंपन करता रहेगा, बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब ये एक तरीके से फ्री होके कंपन करेगा, ये मुक्त दोलित्र होगा, ये फ्री ऑसिलेटर होगा। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली बात करें तो। प्रैक्टिकली तो एक एटम ऑसिलेट करेगा तो पास वाले को तो डिस्टर्ब करेगा ही, पास वाले को प्रभावित करता है, अफेक्ट करेगा ना वो, तो वो होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना, इसीलिए तो ये गलत है, इसीलिए तो इसकी ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाई, इसीलिए तो आइंस्टाइन को देना पड़ा सिद्धांत। इसलिए तो इन्होंने जो जो बोला वो लिख लेते हैं पहले हम लोग, है ना, क्लियर है ना। तो यहां पर लिखो, इसमें लिखना स्टार्ट करो, पहले स्टार्टिंग से हेडिंग लिख लो और फिर इसमें लिखना चालू करो क्या क्या इन्होंने माना, उसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम विशिष्ट ऊष्मा के लिए
ड्यूलोंग व पेटिट ने सर्वप्रथम विशिष्ट ऊष्मा के लिए ड्यूलोंग व पेटिट ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम विशिष्ट ऊष्मा के लिए ड्यूलोंग व पेटिट ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे सर्वप्रथम ड्यूलोंग व पेटिट ने ऊष्मा गति की विशिष्ट ऊष्मा के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे 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 विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत भी कहते हैं। At very first, Dulong and Pettit proposed a theory to explain the specific heat of solids. Proposed a theory to explain the specific heat of solids. To explain the specific heat of solids. This theory is also known as classical theory of specific heat. This theory is also known as classical theory of specific heat. Classical theory of specific heat. ठीक है। अब इसके ये तो बता दिया है कि ड्यूलोंग पेटिट ने सबसे पहले बताया था, और इसके हिसाब से जो थ्योरी है उसको क्लासिकल थ्योरी हम लोग चिरसम्मत सिद्धांत बोलते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो। तो लिखो, इसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। The assumptions of this theory are followings. The assumptions of the theory are followings. The assumptions of the theory are followings. The assumptions of the theory are followings. इसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। अब देखो पहला पॉइंट। अब पॉइंट लिखेंगे हम लोग, है ना, पॉइंट वाइज, ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट लिखवाऊंगा। इस भाई साहब ने ये माना कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो पॉइंट्स है या जो एटम्स है वो फ्रीली ऑसिलेट करते हैं, दोलन गति तो करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पास वालों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मतलब मुक्त दोलित्र की भांति व्यवहार करता है, फ्री ऑसिलेटर की तरह। तो लिखो पहला पॉइंट। इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस पदार्थों के सभी परमाणु मुक्त दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। ठोस पदार्थ के सभी परमाणु मुक्त दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। मुक्त दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। इंग्लिश में लिखो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all the atoms of solid, according to this theory, all the atoms of the solid oscillate as a free oscillator. Oscillate as a free oscillator. As a free oscillator. These atoms do not affect the nearby atoms. These atoms do not affect the nearby atoms. हिंदी में लिखो इसके आगे। सेकंड पॉइंट नहीं है, वही पॉइंट है। कोई भी परमाणु अन्य परमाणुओं की गति को प्रभावित नहीं करता है। कोई भी परमाणु अन्य परमाणुओं की गति को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, इन्होंने बोला। ठीक है, इन्होंने जो माना वो बता रहे हैं, गलत है लेकिन थ्योरी दी वो पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट, चलो इन्होंने बोला कि ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी एटम दूसरे पास वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपनी ही जगह पे मतलब माध्य स्थिति के आसपास दोलन गति कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात,
अब ये जब कंपन कर रहे हैं तो जो इनकी ऊर्जा है उसके लिए एक सिद्धांत होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल थ्योरी में, वो होता है इक्विपार्टीशन थ्योरम, उसको बोलते हैं ऊर्जा का संवितरण सिद्धांत। तो उसके हिसाब से इन्होंने, इन दोनों ने, मतलब डुलोंग और पेटिट ने, इन्होंने वो जो एनर्जी कैलकुलेट की वो इसके हिसाब से निकाली। किसके हिसाब से? इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से, ऊर्जा के संवितरण सिद्धांत के हिसाब से इन्होंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। तो वो लिखो सेकंड। ड्यूलोंग व पेटिट के अनुसार, ड्यूलोंग व पेटिट के अनुसार, ड्यूलोंग व पेटिट के अनुसार ठोस पदार्थ में परमाणुओं की ऊर्जा, ठोस पदार्थ में परमाणुओं की ऊर्जा, ऊर्जा के संवितरण सिद्धांत, ठोस पदार्थों में परमाणुओं की ऊर्जा, ऊर्जा के संवितरण सिद्धांत के अनुसार ज्ञात की जाती है। ठोस पदार्थों में परमाणुओं की ऊर्जा, ठोस पदार्थों में परमाणुओं की ऊर्जा, ऊर्जा के संवितरण सिद्धांत के अनुसार ज्ञात की जाती है। ऊर्जा के संवितरण सिद्धांत के अनुसार ज्ञात की जाती है। अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पेटिट, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पेटिट, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स, according to Dulong and Pettit, the energy distribution of the energy distribution in the atoms of solid material, the energy distribution in the atoms of solid material is given by equipartition theorem, is given by equipartition theorem, is given by equipartition theorem। ठीक है, ये दो मेन बातें इन्होंने बताई। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से एनर्जी आएगी इन एटम्स की। एवरेज एनर्जी की बात करते हैं हम लोग जनरली, जब एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे एवरेज एनर्जी की मतलब औसत ऊर्जा। अब जो औसत ऊर्जा है कि एक एटम की इतनी होगी, वो ऊर्जा के संवितरण सिद्धांत से कैलकुलेट करनी है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विपार्टीशन। अब वो जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है वो क्या है, वो भी लिख लो यहाँ पे। ऊर्जा का संवितरण सिद्धांत, ऊर्जा का संवितरण सिद्धांत, ये वैसे सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स जहां पर भी आप पढ़ते हो उसके अंदर भी आता है। इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ, इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन थ्योरी ऑफ एनर्जी। अब इसके हिसाब से क्या होता है, तो पहले लिख लो, पहले लिख लो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रति डिग्री, सॉरी, इस सिद्धांत के अनुसार प्रति स्वातंत्र्य कोटि, प्रति स्वातंत्र्य कोटि, प्रति स्वातंत्र्य कोटि ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान 1/2 kT, प्रति स्वातंत्र्य कोटि ऊर्जा का मान 1/2 kT समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है। इंग्लिश में लिखो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द एनर्जी, the energy in solid materials is equally distributed, the energy in solid materials is equally distributed to each and every
to each and every atom, to each and every atom according to its degree of freedom, according to its degree of freedom, according to its degree of freedom. The energy for each degree of freedom, the energy for each degree of freedom, the energy for each degree of freedom is 1 by 2 kT. The energy for each degree of freedom is 1 by 2 kT, 1 by 2 kT. ठीक है, ये आएगी एनर्जी सबके लिए। हाँ, अब देखो, अब डेरिवेशन की बात करते हैं। इन्होंने बोला स्वातंत्र्य कोटि क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। इसका थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर के टाइम पे भी एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इन्होंने ये बताया कि क्या, कि एक जैसे सॉलिड मटेरियल और वन डायमेंशनल सॉलिड है, मान लो, मतलब एक विमीय गति हो सकती है वन डायमेंशनल, तो वो एक विमीय हो सकती है, तो ये हो सकती है, मतलब इस दिशा में गति हो सकती है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, मान लो वो तीन तरीके से गति कर सकता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। समझ में आया? मतलब एक पार्टिकल कितने अलग अलग तरीके से एनर्जी को रख सकता है, वो तरीके जो हैं, जो जितने पैटर्न हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे एक पार्टिकल वो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। जेड डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, सॉरी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 तरीके से एनर्जी रख सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इसकी स्वतंत्रता जो कोटि है, स्वतंत्र कोटि, वो होगी 3। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका कंसेप्ट डिटेल में हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा बहुत आइडिया बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, जेड में भी कर सकता है, फिर वाइब्रेशन भी कर सकता है, कंपन गति भी कर सकता है, ये घूर्णन गति भी कर सकता है। तो जितने भी तरीके से ये गतियां कर सकता है, एक तरीके से सोचो, जितने भी तरीके से ये गति कर सकता है या जितने भी तरीके से एनर्जी को रख सकता है, उसको इसकी स्वतंत्रता कोटि बोलते हैं। अगर 5 तरीके से रख सकता है, 3 तरीके से, मान लो ऐसे ऐसे कर सकता है, एक्स वाई जेड में घूर्णन भी कर सकता है 2 तरीके से, तो 5 तरीके से रख सकता है, तो 5 स्वतंत्रता कोटि हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितने टाइप से एनर्जी को ये रखता है या कितने टाइप से मोशन कर सकता है, उसके बेसिस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं। तो कितने भी तरीके से रखे, हर एक तरीके में जो एनर्जी जाएगी वो होती है 1/2 kT, ये बोला गया। अगर मान लो कोई मटेरियल है, उसका टेम्परेचर है T, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स डायरेक्शन में भी उसकी इतनी एनर्जी होगी, वाई में भी इतनी होगी, जेड में भी इतनी होगी, घूर्णन में भी इतनी होगी। तो इस तरीके से ये क्या है, उसकी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी है, ये इक्विपार्टीशन थ्योरम से आती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। ये K जो है ये तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो इधर, हाँ, तो एक विमीय एक सेकेंड, एक विमीय नहीं, ऐसा है, एक जालक के लिए, सॉरी, एक परमाणु के लिए और 1 एटम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक जो एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आई क्या, 1/2 kT। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मान लो 2 तरीके की एनर्जी रख रहा है, तो दोनों एनर्जी क्या होगी, बराबर बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कितनी आएगी, 1/2 kT।
तो एक पार्टिकल है वो मान लो एक ही दिशा में गति कर सकता है, वन डायमेंशनल है मोशन उसका, तो 1/2 kT उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, 1/2 kT उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो उसका कुल ऊर्जा, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी को U से नहीं लिख रहा, या पोटेंशियल एनर्जी को मैं PE से लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को मैं लिख रहा हूं U से, और वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kT, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, kT आ गया। ये हमने जो सारी कैलकुलेशन की है ना, ये वन डायमेंशनल के लिए किया, एक विमीय के लिए, क्योंकि मान लो एक ही दिशा में गति कर सकता तो गतिज ऊर्जा केवल एक दिशा में होगी तो 1/2 kT हो जाएगी। अगर दो दिशाओं में होती तो 1/2 kT मान लो, ऐसे 1/2 kT ऐसे मान लो, तो गतिज ऊर्जा दो होती, 1/2 kT प्लस 1/2 kT होती। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ये एक विमीय सॉलिड के लिए हो गया, या एक विमीय गति के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, वन डायमेंशनल के लिए। एक पार्टिकल की एनर्जी आई है, कितने पार्टिकल्स की, एक पार्टिकल की एनर्जी आई है। एक विमीय पदार्थ के लिए एक कण, एक परमाणु की ऊर्जा, एक परमाणु की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ वन एटम फॉर 1D मटेरियल, फॉर 1D मटेरियल, ये वन डायमेंशनल के लिए हो गया। अगर 2 डायमेंशनल की बात करूं तो ये डबल डबल हो जाएगी, तो 2 kT आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट की बात कर लेता हूं अब, फॉर 2D। ये जिसने नहीं छापा है पॉज करके छाप लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो जहां पे भी आपको चांस मिले ना कॉपी करने का, कॉपी कर लिया करो पॉज करके। रिकॉर्डेड वीडियोस में ये है एक बेनिफिट होता है। फॉर 2D के लिए जो होता है U जो आएगा वो आ जाएगा 2 kT। 3D के लिए जो आएगा, 3D के लिए 3 kT। फॉर 3D U इक्वल्स टू 3 kT। ठीक है, ये मिला। हम लोग 3D के लिए कैलकुलेशन करते हैं, जो कि एक जनरल कैलकुलेशन है, क्योंकि जो भी सॉलिड मटेरियल होता है वो जनरली 3D में होता है। तो 3D की बात करते हैं। ठीक है, ये रहे। मुझे क्या कैलकुलेट करना, मुझे स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना, विशिष्ट ऊष्मा। अभी तो मैं आंतरिक ऊर्जा निकाल रहा हूं, अभी मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा। किसकी, स्पेसिफिक हीट की। तो देखो ये एक परमाणु की एनर्जी है, ये अगर n परमाणु हो तो n एटम्स हो, n एटम्स, फॉर n एटम्स, n परमाणुओं के लिए, n परमाणुओं के लिए, n परमाणुओं के लिए अगर बात करें तो U जो आएगा, U आएगा n इंटू 3 kT। अरे एक एटम की एनर्जी है 3 kT 3D में, तो n एटम्स की 3n kT हो जाएगा। ये हो गया। अगर मान लो कि एक मोल की बात करो तो एक मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है एक मोल में। इसका मतलब है परमाणुओं की जो संख्या n जो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। तो देखो एक मोल के लिए, फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए जो परमाणुओं की संख्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स जो n है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, Na के बराबर होगा। इसको Na लिखते हैं, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या। ठीक है, दिस इज अवोगाड्रो नंबर। और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.6 इंटू 10⁻23 ये होता है पर मोल,
6.6 होता है 23 होता है, मैं हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है मेरे, बट जो भी होता है 6 ऑलमोस्ट इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, जो भी आएगा 6.623 इंटू 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। तो n का वैल्यू Na होगा, n का वैल्यू Na होगा तो U जो आएगा वो क्या आएगा 3NaKT, ये होता है, ये आ गया। ये किसके लिए आ गया, 1 मोल का इंटरनल एनर्जी, 1 मोल की ऊर्जा है ये टोटल, 1 मोल की, 1 मोल के लिए। अब देखो एक और चीज हम लोग जानते हैं, अब मुझे स्पेसिफिक हीट चाहिए ना, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो जनरली सीवी की बात करते हैं, बोला नहीं जाता लेकिन उसी की बात करेंगे। तो सीवी जो होगा, मैं बात करूं तो सीवी होता है du/dt। तो सीवी जो आएगा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये फॉर्मूला होता है सीवी का, हमने कैलकुलेट किया था। तो इक्वेशन 1 और 2 से बात करते हैं। फॉर क्या बोल रहा था मैं, क्या कैलकुलेट कर रहा था मैं, भूल गया। हाँ स्पेसिफिक हीट, हाँ स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे थे। तो इक्वेशन 1 और 2 से तो U का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो बाई 1 and 2 देखो CV जो है d/dt, इसका U का वैल्यू पुट कर दो 3NaKT, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। आगे चलो, CV जो है वो आएगा ये 3NK, इसको तो ले लो बाहर, ये सब कांस्टेंट है। T का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये बचा 3NK, ये मिला, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, सिंस Na इंटू के इजिक्वल्स टू आर के बराबर होता है, आर होता है गैस कांस्टेंट जो होता है ना, वो ये जो गैस कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। PV इजिक्वल्स टू nRT होता है ना, यहाँ पर ये जो R होता है, R, ये R है Na इंटू के बराबर होता है ये, ठीक है ना, ये ऐसे होता है। तो Na इंटू के को R के बराबर लिख दे, तो Na इंटू के R के बराबर हो जाएगा, अतः CV जो है वो हो जाएगा 3R के बराबर आ गया। ये आ गई स्पेसिफिक हीट। ये 3 डायमेंशनल के लिए हो गया, 2 डायमेंशनल के लिए 2R होता है, 1 डायमेंशनल के लिए 1R होता है। आई बात समझ में? लेकिन हम लोग एक जनरल बात करते हैं 3 डायमेंशनल के लिए, इसलिए इसको 3R लिख देते हैं हम लोग। R कांस्टेंट है, इसका मतलब CV भी क्या है, नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया, CV कांस्टेंट है, नियत। इसका मतलब हो गया कि स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट, ये छाप लिया होगा होपफुली, नहीं छापा तो ये पॉज करके छाप लेना, मैं आगे का काम करता हूं, है ना। देखो CV जो है, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं टेम्परेचर के साथ में, हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है, क्या टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है क्या। तो टेम्परेचर के साथ में अगर मैं बात करूं CV की, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि चेंज होती है कि नहीं। तो ये तो टेम्परेचर का फंक्शन है ही नहीं, टेम्परेचर कुछ भी हो, जैसे केल्विन में अगर मैं बात करूं, केल्विन की बात कर रहा हूं,